हेलो दोस्तों। एक दिन जब मैं नहाने गया, पानी ख़त्म हो गया। जल्दी थी इसलिए मैंने भाभी से ऊपर के बाथरूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवर जी, तुम अपने हो, पूछने की ज़रूरत नहीं। मेरा नाम मनोज है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जौनपुर के रहने वाला हूँ। हमारी ज़मीनें, खलियान और एक पुराना लेकिन मजबूत घर ही हमारी असली विरासत है। हम 4 लोग थे, मैं, मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई सनोज। सनोज मुझसे 6 साल बड़े थे, पढ़े लिखे और जिम्मेदार। जब भाभी राधिका इस घर में ब्याह कर आई थी तब पूरा गांव जैसे ठहर गया था। वो इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे सावन की पहली बारिश धरती पर उतर आई हो। वो शांत स्वभाव की थी और हर किसी का दिल अपने व्यवहार से जीत लेती थी। भाई साहब उसने बेहद प्यार करते थे और हम सब बहुत खुश थे। लेकिन खुशी की उम्र छोटी थी। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद एक सड़क दुर्घटना में भाई का मौत हो गया। उस एक रात ने भाभी की सिंदूर, चूड़ियाँ, हंसी सब छीन लिया। वो सिसक सिसक कर जीने लगी। माँ बाप ने फैसला किया कि राधिका अब हमारे साथ ही रहेगी। समाज क्या कहेगा, इससे ज़्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि राधिका अकेली कैसे रहेगी। हमने ऊपर का कमरा उन्हें दे दिया ताकि वह थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सके। भाई की मौत के बाद मैं अक्सर राधिका भाभी के पास बैठ जाता, कभी कभी चुपचाप, कभी कभी पुराने किस्से सुनाकर। वो थोड़ी मुस्कुराती, फिर अचानक आंखें नम कर लेती। मैं समझ चुका था यह सिर्फ अकेलापन नहीं, एक अधूरी जिंदगी का दर्द है। वो मेरी भाभी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह उदासी मुझे चैन नहीं लेने देती थी। मेरी उम्र 24 थी और उसके लिए मेरे मन में सिर्फ सहानुभूति नहीं, एक अनकही सी चाह बनने लगी थी। पर मैंने कभी अपने मन की बात जाहिर नहीं की, क्योंकि समाज का डर मेरे कंधों पर भी सवार था। एक दिन जब मैं नहाने गया, पानी ख़त्म हो गया। जल्दी थी इसलिए मैंने भाभी के ऊपर के बाथरूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवर जी, तुम अपने हो, पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने उन्हें एक स्त्री के रूप में देखा। एक स्त्री जो अकेली थी, सुंदर थी और जिंदगी से हारी हुई थी। उस दिन के बाद से हमारी बातचीत में हल्की सी आत्मीयता आ गई। भाभी कभी कभी मेरी चाय में चीनी कम होने की शिकायत करती तो कभी मेरी शर्ट ठीक करती। मैं समझता था कि यह सब सिर्फ देखभाल नहीं, एक नए रिश्ते की आहट है। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। कोई कहता देवर और विधवा भाभी का ज़्यादा मेल जोल ठीक नहीं। किसी को हमारा बीच का रिश्ता असामान्य लगता। माँ पिताजी भी थोड़ा सतर्क हो रह गए, लेकिन भाभी और मैं अब एक दूसरे को समझने लगे थे, जैसे 2 अधूरी आत्माएं किसी पुराने जन्म का वादा निभा रही हो। एक रात भाभी ने मुझसे कहा, तू क्यों मेरी चिंता करता है मनोज? मैंने कहा, क्योंकि अगर मैं ना करूँ तो कौन करेगा? वो पहली बार मेरे कंधे पर सिर रख कर रोई। मैंने माँ बाप के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं राधिका भाभी से शादी करना चाहता हूँ। पहले तो जैसे भूचाल आ गया। माँ ने कहा, ये कैसी बातें कर रहा है, वो तेरी भाभी है। पिताजी चुप थे। उन्होंने बस एक बात कही, समाज क्या कहेगा? मैंने जवाब दिया, समाज तो भाई के मरने पर भी नहीं रोया था। फिर उसके बाद भाभी की खामोशी पर भी नहीं बोला।
अब अगर मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ तो समाज क्यों बोले। भाभी ने भी मुझसे साफ कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन कठिन हो। तुम अपनी ज़िंदगी बसाओ। मैंने कहा, राधिका, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ही तुमसे होती है। कई महीने की शहादत के बाद मेरे माँ बाप ने भारी मन से हमारी भर दी। गांव में चर्चा शुरू हो गई, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने एक सादगी भरा विवाह रचाया, जिसमें भाभी अब मेरी पत्नी बन चुकी थी। हमने अपने रिश्ते को समाज के खिलाफ नहीं, इंसानियत के हक में स्वीकारा। राधिका अब फिर से मुस्कुराने लगी थी। अब वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी जीवन सादगी नहीं थी। हम दोनों ने साथ मिलकर खेती संभाली, एक छोटे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और गांव की विधवाओं के लिए एक सहायता समूह भी शुरू किया। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। गांव अब हमारा आदर करता है। जो लोग तब विरोध कर रहे थे, अब कहते हैं कि मनोज ने इंसानियत की मिसाल दी। मैंने सिर्फ प्यार नहीं किया, मैंने एक टूटी हुई आत्मा को फिर से जीना सिखाया। क्या रिश्तों को समाज के बनाए पुराने ढांचे में ही देखना चाहिए, या हमें हर इंसान को उसका जीवन दोबारा शुरू करने का अधिकार देना चाहिए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताएं। क्या आप चाहेंगे कि इसका अगला भाग भी लिखूं, जिसमें इन दोनों की ज़िंदगी और समाज में किए गए बदलाव को दिखाया जाए?